हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर इन यूसुफ ट्यूशन क्लासेस YTC। और आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो है कंपनी लॉ। मेरे पहले की भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो मैंने इंट्रोडक्शन की है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर में है, इकोनॉमिक्स के ऊपर में। प्लीज़ उसे वॉच ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। नाउ इट्स कंपनी लॉ। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंपनी लॉ है, ठीक है, टॉपिक है। और इस बेसिस पे कंपनी लॉ के अंदर में ये जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। लेकिन जानते हैं ये 2013 जो आया ईयर के वाइज में, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? तो आप देख सकते हैं मैंने दो तरफ में लिखी, एक तरफ में कंपनीज एक्ट है, एक तरफ में इंग्लिश कंपनीज एक्ट है। ओके, तो कंपनीज एक्ट 1850। ओके, क्या द कंपनीज एक्ट 1850। अब डेट देखो, 1850 मींस व्हाट? ब्रिटिशर लोग हम लोग के देश में थे और हमारे ऊपर में राज करते थे, ठीक है, और हम उनके गुलाम थे। लेकिन उस वक्त में भी कंपनियां हुआ करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, बैंकिंग कंपनीज थी। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी एंड बैंकिंग कंपनी थी, उन लोगों के लिए कोई तो एक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में बहुत सारे फ्रॉड केसेस होने लगे थे, सही से मैनेज नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सोचा कि ऑब्वियसली वी आर हैविंग इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844, तो हम लोग क्यों नहीं उसी मॉडल के ऊपर बेस करके इंडिया में जो कंपनीज हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया जाए। और वही हुआ, द कंपनीज एक्ट 1850 आ गया। क्योंकि ये किसके ऊपर में बेस था? ये इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844 के ऊपर में बेस था। ओके, इसका मैं फीचर्स आप लोगों को बता देता हूं जो मैंने लिख के रखा ऑलरेडी, दैट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बहुत बड़ा फीचर है, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ तो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पहला लॉ तो आ चुका था, एक्ट बन चुका था। लेकिन आपका इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। नाउ कंपनीज एक्ट 1857 आया कुछ दिनों के बाद। वो किस चीज पे बेस्ड था? देखो, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1856 के ऊपर में बेस्ड था, ठीक है। इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1856 के ऊपर में बेस्ड था, इस मॉडल के ऊपर में बेस्ड था। कुछ 7 इयर्स के बाद में 1857 में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो एब्सेंट था वो अब आ चुका है। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसमें कुछ मिसिंग पॉइंट्स थे। वो क्या थे? ये सिर्फ जॉइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए थे, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। एंड इसका मतलब क्या? पहले का नहीं, पहले का जो डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी था वो तो ऑब्वियसली रह गई, इसमें एड ऑन था, लेकिन सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए था, ना कि बैंकिंग कंपनी के लिए। कुछ एक साल हुए एंड 1858 द कंपनीज एक्ट 1858 में बैंकिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट के साथ। अब हमारे देश में जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड लिमिटेड बैंकिंग कंपनी आपका लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड बाकी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ में फंक्शन करना शुरू कर दी। अब कुछ 9 इयर्स का गैप हुआ, ठीक है। 9 इयर्स के गैप के बाद सब स्मूथ चल रहा था। 9 इयर्स के गैप के बाद में फिर जरूरत एक आ गया, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1852 आई। इस मॉडल के बेस पे हमारे देश में आया द कंपनीज एक्ट 1866। बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट थे। ऐसे तो बहुत अमेंडमेंट्स है, बट मैं पूरा अमेंडमेंट्स तो नहीं लिख पाया यहाँ पर। जस्ट मैंने शो किया आप लोगों को इनकॉर्पोरेशन और रेगुलेटिंग, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए ये अमेंडमेंट्स हुए थे, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, ठीक है। एज पर नॉलेज काफी है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या हुआ कि द कंपनीज एक्ट तो स्मूथली काम कर रहा था, 1866 चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद में 1866 अमेंडमेंट आ गई इंग्लिश कंपनीज एक्ट की। इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1866 अमेंडमेंट्स। अब ये जो अमेंडमेंट्स थी, इसके इस मॉडल के बेसिस पे हमारे देश में आएगा कंपनीज एक्ट 1882। अब ये 1882 भी आपका स्मूथली वर्किंग करता रहा और आगे बढ़ा। उसके बाद में देखो मैंने एरो करके दिखा है 1913, सीधा चले जाते हैं 1913 में। तो द कंपनीज एक्ट 1913, बट ये भी किसी मॉडल पे तो बेस्ड होगा ऑब्वियसली। देख, ये बेस्ड था इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1908, इंग्लिश कंपनीज कंसोलिडेशन एक्ट के ऊपर में। ये मॉडल के ऊपर में बेस करके हमारे देश में द कंपनीज एक्ट 1913 को लाया गया। और जब ये कंपनीज एक्ट 1913 आ गई तो ये चल रही थी, लंबे अरसे तक चली, ये 1956 तक चली। लेकिन बीच में 1936 में एक बहुत बड़ा मेजर इसमें अमेंडमेंट्स आए, बहुत सारे चेंजेस आए 1936 में, बट एक्ट चेंज नहीं हुआ इस बार। इस बार द कंपनीज एक्ट 1913 थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट्स आए, ठीक है, बहुत सारे मेजर चेंजेस आए 1936 में। एक्ट चेंज नहीं हुआ, याद रखें। लेकिन क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि 1929 में इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1929 में अमेंड किया गया था, तो जरूर था भाई इसमें भी अमेंड। हाँ, एक्ट नहीं चेंज हुआ, बट उसी में बहुत सारे मेजर जो चेंजेस थे, जरूरत थी, वो सब चीज को लाया गया।
एंड आफ्टर दैट ये बहुत दिन चला, मैं बोल रहा हूँ 1913 ऑलमोस्ट चला, एंड चलने के बाद 1956 आ गई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है इंडियन कंपनीज एक्ट लिखा है, आप लोग देखो यहाँ तक 1930 तक 13 तक, एंड उसमें जो चेंजेस 1936 में आए, इवन 1947 तक हम लोग उसका नाम दे के रखे थे, इवन 1955 तक हम लोग ने बोलते थे द कंपनीज एक्ट। लेकिन अब यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, 1956 में जब अपना खुद का एक कंपनी लॉ आ चुका था, तो इंडियन कंपनीज एक्ट, क्योंकि हम लोग आजाद हो चुके थे, हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। नाउ ये जो कंपनी एक्ट ऑलमोस्ट, देखो मैं आपको पूरा फिजिक्स में समझा चुका हूं, तो ऑलमोस्ट मोर देन 160 इयर्स, 1850 टू 2013, 1956 में हम लोग आजाद हो गए, तो हमारा तो इंडिपेंडेंस के बाद एक हक बनता है कि हमारा खुद का कंपनी एक्ट हो, हम लोग ने उसको सब कुछ किया। एंड तुम्हारा हमारा क्या हुआ 1956 द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 आ गई। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को लाना पड़ा। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हाँ, वी आर नॉट येट डेवलप्ड बट वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेज, और कभी भी बहुत जल्द हो सकता है हम लोग इंशाल्लाह डेवलप कर जाए। तो हमारा जो काम करने का तरीका वो बदल रहा है, ठीक है। ग्लोबली हम लोग रीच कर रहे हैं, एंटायर वर्ल्ड में हमारा काम चलता है, ट्रेडिंग एंड ऑल सब कुछ। तो इससे क्या होता है ना, कुछ लगती है कि चेंजेस अब करना ज़रूरत है, नहीं तो हम फिर से पीछे रह जाएंगे या हमारा काम सही से नहीं हो पाएगा। तो उस बेसिस पे इंडियन कंपनीज एक्ट को लाया गया 2013 में, और ये जब 2013 में आया तो ऑलमोस्ट 57 इयर्स हम लोग को वेट करना पड़ा। 2008 में ये बिल आपका आ चुका था, बिल दिया गया। 2013 में बिल बिकम्स एन एक्ट बन गया, और हम लोग जानते हैं कि जब एक्ट बन जाए तो अब वो सबके ऊपर में क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। एंड कंपनी अब जो काम करेगी वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से काम करेगी। अब इसका मतलब क्या है, जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सर बताए कि बाकी कैसे है, तो मतलब ये सब खत्म हो जाएगा, नहीं है सब उस टाइम में जो कंपनी रही थी वो अब क्या इसमें नहीं, ऑब्वियसली काम करेंगी। बहुत सारा चेंजेस आता है, वो सब चेंजेस को अडॉप्ट करके चलना पड़ता है। और यही था आज का मेरा क्लास, कंपनी लॉ। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को फोर्स करते रहे कि सर बनाइए, आप हम लोग को इतना बता रहे हैं तो सबको पता चलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप लोग को दे दूं, इसका हिस्ट्री। क्योंकि देखो जो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए और जिसको सॉरी आईसीडब्ल्यू ने सीए में जिसका नाम है, ठीक है, वो बच्चे लोग जो परस्यू करते हैं, लॉ के बच्चे हैं एंड बीकॉम के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एक मन में डाउट होता है कि काश कोई ऐसा वीडियो होता जो बता देता, या काश कोई ऐसा टीचर होते जो एटलीस्ट ये बताते कि कंपनी लॉ ठीक है 2013 क्यों पढ़ रहे हैं, और बाकी का जो बुक में दिया हुआ इतना सारा हिस्ट्री, या तो बहुत लोग तो जानते भी नहीं। तो एटलीस्ट आप जिस चीज को पढ़ रहे हो मेरे हिसाब से उसको एकदम डीपली जानो। क्योंकि देखो अगर आप समझते हो चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आप कभी भी पीछे नहीं जाओगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। और मैंने इंशाल्लाह वही ट्राई किया, आगे भी ट्राई करूंगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऐसे तरीके नॉलेज देने का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया आज का, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, एंटरटेन करूंगा। जस्ट मेरे हिसाब से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं जस्ट एंटरटेन करता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट हमेशा एंटरटेन होते रहे और कुछ सीखे मेरे साथ, हमेशा जिंदगी भर उसको आगे लेके चले। थैंक यू।